नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। ईरान ने इजराइल की केमिकल फैक्ट्री पर एक के बाद एक हमला किया है और ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें कई बार ये आरोप लगे कि जो इजराइल है, उसने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया है। तो पूरा डेवलपमेंट क्या है, इसको जानने के लिए हमारी साथी विनय हमारे साथ हैं और उनकी डायरी अब खुलने वाली है। जी, अब आप जी। पूरा हाँ। कंटिन्यू करें। जी, दरअसल बात ये है कि आज एक तो पहली चीज़ सौरभ नहीं है हमारे साथ में और सौरभ को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। वो असम गए हुए हैं। तो सौरभ अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो घर आ जाइए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ख़ैर खबर की तरफ चलते हैं। एक जगह पड़ती है साउथ इज़राइल में बीरशेबा और वहाँ पे नियोत हवा नाम का एक जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे एक एडमा की फैक्ट्री है। एडमा इस कंपनी का नाम है जो इस फैक्ट्री ऑन करती थी। और ये बुनियादी तौर पे पेस्टिसाइड्स बनाती है, क्रॉप प्रोटेक्शन की, जो फसलों के बचाव के जो केमिकल जो दवाई जिसको हम सामान्य भाषा में स्प्रे कह देते हैं या हरियाणा और राजस्थान के दोस्त जिसको स्प्रे बोलते हैं, तो वो बनाती है एडमा। और एडमा की फैक्ट्री के ऊपर जो है हमला हुआ है, डायरेक्ट हिट हुआ है ईरान की तरफ से और उसमें 11 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। 35 के तकरीबन जो है फायर फाइटिंग टीम वहाँ पे लगानी पड़ी इज़राइल को ताकि उस पूरे के पूरे आग को कंटेन किया जा सके। और वहाँ पे हैज़ार्डियस जो है लीक की बात कही जा रही है। ऐसे केमिकल जो है उनके रिसाव की बात कही जा रही है जो आम जो नागरिक हैं, जो जनता है वहाँ की, उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, उनके स्वास्थ्य को गलत तरीके से नुकसान पहुँचा सकती है। अच्छा, ये लगातार जो है हमले हो रहे हैं इस तरीके के। ईरान जो है वो ताक बाँध-बाँध के इज़राइल की जो केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं उनको निशाना बना रहा है। इससे पहले आईसीएल रोमेत कॉम्प्लेक्स जो है नेगेव में, नेगेव का जो डेज़र्ट है इज़राइल में, वहाँ पे 25 मार्च को हमला किया गया था इज़राइल की तरफ से और लगातार वहाँ पे भी उसमें भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन जो है ईरान की तरफ से किया गया था, उस जो रोमेत कॉम्प्लेक्स जो है नेगेव वाला, यहाँ पे। और ये कहा जा रहा था कि लगातार जो ईरान की तरफ से ये केमिकल कॉम्प्लेक्सेस को खास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है। इसकी वजह ये है कि इज़राइल की तरफ से केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालाँकि ईरान में नहीं किया जा रहा है। इज़राइल की तरफ से जो केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल का तथाकथित जो इस्तेमाल है उसका या जो आरोप इज़राइल के ऊपर लग रहे हैं, वो लेबनान के ऊपर लग रहे हैं कि लेबनान का जो मोर्चा है वहाँ पे जो है इज़राइल की तरफ से केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये 3 मार्च को एक खबर है। दरअसल ह्यूमन राइट वॉच एक संस्था है जो कि इस तरीके के जहाँ पर भी मानवाधिकार के उल्लंघन होते हैं उनकी निगरानी करती है, उसके ऊपर रिपोर्ट करती है। उसने 9 मार्च को रिपोर्ट किया था और कहा था कि 3 मार्च को योहमोर नाम का एक टाउन है लेबनान में, वहाँ पे एयरबस जो है व्हाइट फास्फोरस म्यूनेशन का इस्तेमाल किया गया था इज़राइल की तरफ से। एयरबस जो व्हाइट फास्फोरस आपको पता है कि एक ऐसा केमिकल है जो कि हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है और मतलब विस्फोट पैदा कर देता है। तो वैसी स्थिति है, तो जो व्हाइट फास्फोरस म्यूनेशन का इस्तेमाल जो कि एयर में ही बर्स्ट हो जाए, तो एक तरीके से आप समझिए कि जहाँ पे ये म्यूनेशन या यहाँ पे ये बम इस्तेमाल होते हैं, एक तरीके से आसमान से आग बरसने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि अचानक से जैसे ही हवा के संपर्क में व्हाइट फास्फोरस आता है, वैसे ही आग पकड़ लेती है बहुत बड़े पैमाने पर। और ये आग जो है वो 815 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा कर सकती है। और ये बहुत मतलब आदमी को जलाने के लिए और मतलब आस-पास की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनको जलाने के लिए पर्याप्त होता है। और कहा ये जाता है कि ये सिस्टमैटिक टॉक्सिन है। अगर आपके शरीर में 10% भी आप इससे जलते हैं, लेकिन आपके शरीर में अगर व्हाइट फास्फोरस रह गया है, तो एक खतरा ये रहता है कि अगर उसका छोटा भी कण रह गया है आपके शरीर में, आपकी मसल में कहीं पे, वो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, वो फिर जो है वो आग पकड़ लेगा, फिर वो दग जाएगा। तो ये एक खतरा रहता है। दूसरा, ये सिस्टमैटिक टॉक्सिन है। ये आपके लीवर, किडनी और लंग्स को जो है लगातार डैमेज करता रहता है और आपको ऐसा होता है कि आपका जो है लीवर इतना डैमेज हो जाता है, बावजूद आप उससे बहुत ज़्यादा ना जले हों। और लंग्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि आपकी जान बचना जो है मुश्किल हो जाती है। तो ये इसका इसका आरोप जो है इज़राइल के ऊपर लगातार लगता रहा कि व्हाइट फास्फोरस की जो है फैसिलिटी वो उसके ऊपर मतलब व्हाइट फास्फोरस का जो म्यूनेशन है उसका उसने इस्तेमाल किया था। इसलिए जो रोतेम कॉम्प्लेक्स जो नेगेव का था वहाँ पर फास्फोरस बनाने का आरोप लग रहे थे। यहाँ पर भी ये दावा किया जा रहा है कि नियत हवाओं में जो बीरशेबा में ये आज मतलब 29 तारीख को जो ये हमला हुआ है जहाँ एडमा की जो पेस्टिसाइड फैक्ट्री है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि व्हाइट फास्फोरस बनाया जा रहा था म्यूनेशन के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि व्हाइट फास्फोरस जो है उसका इस्तेमाल नहीं होता है युद्धों में,
होता रहा है युद्धों में उसका इस्तेमाल। पहले स्मोक स्क्रीन के लिए होता रहा है, मतलब जहाँ पे भी आपने जो दोस्त पबजी खेलते हैं वो भी देखते हैं कि स्मोक ग्रेनेड जो चलता है, दरअसल वो सही में युद्ध में व्हाइट फास्फोरस से बने हुए ग्रेनेड होते हैं, जिसको फेंक के आप एक थिक लेयर खड़ी कर देते हैं स्मोक की, ताकि आपके जो ट्रूप्स का मूवमेंट है वो दुश्मन को दिखाई ना दे। हुँ। दूसरा उसका इस्तेमाल होता है इल्यूमिनेशन और टारगेट मार्किंग में। अब तो जैसे आप समझिए कि मॉडर्न वॉरफेयर में हमारे पास में थर्मल जो विजन्स हैं वो आ गए हैं, जिसकी वजह से आप अंधेरे में भी देख पाते हैं। लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले जब ऐसी स्थिति नहीं थी, तो होता ये था कि एक इल्यूमिनेशन राउंड फायर होता था जो कि ऊपर जाके दगता था और पूरे इलाके में जो है एक तरीके से रोशनी पैदा कर देता था, ताकि आप अपने दुश्मन की जो लोकेशन है, जो उसका टारगेट है, वो आप देख सकें। तो इसके लिए बहुत इस्तेमाल होता था ये व्हाइट फास्फोरस जो है। और दूसरा ये है इंडिसियरी जो वेपन है उसकी तरह इस्तेमाल होता था। जैसे मान लीजिए कि कहीं आप बंकर हैं, खास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो है बंकरों की लड़ाई कहा जाता है। जैसे कहीं बंकर है या इस तरीके से ट्रेंचेस हैं जहाँ पे आपको नुकसान पहुंचाना है, एक ही जगह पे आपका दुश्मन अगर कॉर्नर हो गया तो वहां पे आप व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल करते थे, ताकि जो है एक साथ जो है कई दुश्मनों को एक साथ मारा जा सके। इसके अलावा अगर आपको एम्यूनेशन का अगर कैसे मिलता है, कहीं पे बहुत सारा एम्यूनेशन का जखीरा आपको मिल जाता है दुश्मन का, जिसको आपको बर्बाद करना है, तो आप व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल करते थे वहां पे आग लगा के उसको खत्म करने के लिए। तो ऐसा था कि मिलिट्री यूज होता था व्हाइट फास्फोरस का, लेकिन सिविलियन इलाकों में या सैनिकों के ऊपर इसको दागा नहीं जाता था। इसको जो है एक प्रोहिबिटेड केमिकल माना जाता है। हुँ। तो ये स्थिति वहाँ पे है। और ऐसा नहीं है कि इज़राइल के ऊपर पहली बार ऐसा है कि वो उसने इस तरीके के जो है इल्लीगल केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले 2026 में अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया था कि फरवरी 2026 में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया था, जो कि अमेरिका के द्वारा सप्लाई किए किए गए थे, जिसको थर्मोबैरिक वेपन भी कहते हैं, कि थर्मोबैरिक वेपन्स जो हैं वो इज़राइल की तरफ से इस्तेमाल किए गए थे। इनको वैक्यूम बम कहते हैं क्योंकि ये वैक्यूम एक तरीके का वैक्यूम पैदा करके हाई टेम्परेचर पैदा करते हैं। ये वेपन लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पैदा करते हैं। और अल जज़ीरा की रिपोर्ट को अगर हम सही माने, तो इस वेपन की वजह से 3000 लोगों को जो है जिंदा पिघला दिया गया था। उनके सबूत भी नहीं मिले थे, उनकी लाशें भी नहीं मिली थी, कि इस तरीके से इस वेपन का इस्तेमाल जो है उसमें गाजा में इज़राइल की तरफ से ये वेपन जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। ऐसे आरोप इज़राइल के ऊपर लगे हैं, अल जज़ीरा की रिपोर्ट कहती है। अच्छा, दूसरी तरफ ये अकेला मतलब इज़राइल के ऊपर ही ऐसे आरोप लगे हैं ऐसा नहीं है, ईरान हुँ। के ऊपर भी इस किस्म के आरोप लगते रहे हैं। जनवरी 2026 में जब ताज़ीराती प्रोटेस्ट हुए थे, जो ताजिर्स हैं जो कि वहाँ के ट्रेडर्स हैं तेहरान के, उन्होंने जब रिजीम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था, उस प्रदर्शन में एक मिस्टीरियस गैस जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था बसीज फोर्सेस के द्वारा और आईआरजीसी के द्वारा, जो कि सामान्य जो हमारे आंसू गैस के गोले होते हैं उसी तरीके के शेल्स दागे जा रहे थे। लेकिन उससे जो गैस निकल रही थी उसके इफेक्ट जो है आंसू गैस जैसे नहीं थे। जो विक्टिम्स उसके थे उन्होंने ये कहा था हमको चक्कर आना शुरू हो गया था, इसको ये गैस जैसे ही हमारे संपर्क में आई थी, वोमिट शुरू हो गई थी, मसल पैरालाइज होना शुरू हो गया था, एक तरीके से क्रैम्प आके आदमी वहीं लुढ़क के गिर जा रहा है और चक्कर आना, और वहां से वो मतलब उस गैस के संपर्क में आते एक तरीके से बेहोश होकर गिर जा रहा है। खूनी खांसी शुरू हो गई थी, लोगों को खांसते खांसते खून खून आना, इस तरीके की स्थिति हो गई थी। आपको याद दिलाते हैं कि जनवरी 2026 में जो रिजीम के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे पूरे ईरान में, उसमें ईरान की सरकार का, ईरान की रिजीम का ये कहना था कि 300 लोग जो है वो मारे गए थे प्रदर्शन को दबाने के चक्कर में। हालांकि वेस्ट का जो दावा है वो 30,000 तक का जाता है, लेकिन बहुत खूनी प्रदर्शन था और बहुत सख्ती के साथ में जो है ईरान के अभी जो करंट इस्लामिक रिजीम है उसने उसको निपटा था। बाद में ये कहा गया कि ये जो आंसू गैस के गोले हैं इनका इस्तेमाल जो है फार्मास्यूटिकल बेस्ड एजेंट या जिसको पीबीए कहा जाता है उससे बनाए गए थे। और फेंटानिल एक कंपोनेंट होता है, उसके तमाम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल जो है इन आंसू गैस की गोलों में किया गया था, ताकि जो भी वहां पे प्रदर्शनकारी हो उनके खिलाफ जो है इस तरीके की रणनीति बनाएगी कि वो उस गैस के संपर्क में आते ही वो गिर पड़े और उनको चक्कर आना शुरू हो जाए और उनको ऐसी खांसी आए जिसमें उनके लंग्स जो हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर डैमेज हों। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड केमिकल वेपन्स है दुनिया में, उसने 2025 में ये रिपोर्ट किया था कि शहीद मईसाबी रिसर्च कॉम्प्लेक्स है एक करज में ईरान के, और वहाँ पे जो है सालों से इस तरीके के जो प्रोहिबिटेड केमिकल वेपन जो है वो बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्च चल रही है, ईरान लगातार उसको डेवलप कर रहा है। तो ये स्थिति बन रही है अभी केमिकल वॉरफेयर की, जहाँ भी बात होती है तो बहुत लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो केमिकल वेपन्स का इतिहास देखा है वो बहुत, वहाँ पे जो मौतें हुई हैं खासतौर पे सिविलियन इलाकों में और इन्हीं जगहों पे कि मौतें हुई हैं, जिसमें सीरिया में जो कुर्द विद्रोही हैं उनके खिलाफ इस तरीके के वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे बशर असद सरकार के द्वारा, जहाँ पे 10
9-10 हज़ार आदमी जो है वो नर्व गैस का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया था, वो खाते भी थे, जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में मारे गए थे और बहुत विभत्स विजुअल थे उस चीज़ के। तो केमिकल वेपन की जहाँ पे भी बात आती है तो वहाँ पे सब लोगों के कंसर्न खड़े हो जाते हैं, सब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और अभी इस युद्ध में इज़राइल के ऊपर खास तौर पे ये आरोप लग रहा है कि वो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ईरान बार-बार उनके केमिकल फैक्ट्रीज़ को, केमिकल फैसिलिटीज़ को जो है केमिकल प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ को निशाना बना रहा है ताकि केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल को रोका जा सके। तो ये था एक बड़ा अपडेट जिसमें जो कि कंसर्निंग है हम हमारे लिए भी जो वॉर को कवर कर रहे हैं और वहाँ के लोगों के लिए भी क्योंकि केमिकल वेपन्स जो है वो टारगेटेड हिटिंग नहीं करते हैं, उसमें सिविलियन भी चपेट में आते हैं। तो वहाँ के हुँ, जो ईरान के आम लोग हैं या लेबनान के जो आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, जो इनका इस युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है, वो भी इनकी चपेट में आ आते हैं। जाते हैं। तो ये अभी की अपडेट थी और इसके अलावा जो 24 घंटे का हमारा वीडियो होता है जिसमें हम सारी जो डिटेल्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, समराइज़ करते हैं आपके लिए और उसका एक तर्जिया देने की, उसका एक विश्लेषण देने की आपके सामने कोशिश करते हैं। वो वीडियो आपके सामने जल्दी आएगा, कल इतवार की छुट्टी थी, इस वजह से आपको आज सुबह वो वीडियो नहीं मिल पाया। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज जो है वो वीडियो आपके सामने जल्दी से जल्दी एडिट होके आपके तक पहुँच जाए। तो ये आज का सारा अपडेट सारा था सूरज। अपडेट हाँ, था और आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बाकी सुल्तान पसीने-पसीने हो गए हुँ, हैं। तो तो हुँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले हाँ। वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।